हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल दुमिजा क्लासेस। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 4 ऑफ यूनिट 7 दैट इज डेवलपमेंट बैंक्स। तो मेनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेवलपमेंट बैंक्स होते कौन कौन से हैं। ओके, मेनली डेवलपमेंट बैंक्स होते कौन से हैं। ओके, देखो देयर इज अ डिफरेंस। डेवलपमेंट बैंक्स वो होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते लोकल पब्लिक से। ओके, जबकि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं और लोन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, जनरली ये जो बैंक्स होते हैं ये स्मॉल टर्म लोन नहीं प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि छोटी अवधि का लोन नहीं प्रोवाइड करते, लॉन्ग टर्म लोन ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो जनरली जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ। ओके, इसके जनरली 7 to 8 बैंक्स हैं डेवलपमेंट बैंक्स, उनमें पूछा जाता है कि कौन सा बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, मैच ऑफ द फ्लोइंग में आ जाता है कि एक बार क्वेश्चन लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है, जो दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये था कि बताओ कौन सा बैंक कब आया था। मतलब कि ये पूछ रखा था कि सीक्वेंस में पूछ रखा था कौन सा बैंक पहले आया था, जैसे IDBI था, नाबार्ड था, एक्सिम बैंक था, कि बताना था कौन सा बैंक कब कब आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेडवाटर भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो नॉर्मली क्वेश्चन जो है आपसे यही पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस टॉपिक में से। ओके, सो हम डिटेल में करेंगे इस टॉपिक को। अगर आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी अभी तक तो वो भी कर लीजिएगा, वो मैंने अकेडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है। आप मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वाले कोर्सेज भी कर सकते हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हैं। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, ओके, सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स होते कौन से हैं। सो डेवलपमेंट बैंक्स आर दोज बैंक्स विच हैव बीन सेट अप मेनली टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देखिए, जो डेवलपमेंट बैंक्स है ना वो मेनली इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बनाए गए हैं। ओके, जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती है जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं के लिए ही डेवलपमेंट बैंक्स को डेवलप किया गया है। तो मेनली जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं उन इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ओके, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए भी देते हैं लोन और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न आर प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रियल बैंक्स। तो जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है वो इंडस्ट्रियल बैंक्स के थ्रू ही दी जाती है। ओके, जैसे IDBI हो गया, IFCI हो गया। In India, these long-term lending institutions are collectively referred as development banks. तो इन long-term lending institution को development bank कहा जाता है। Okay, and they are, अब कौन कौन से development banks होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Okay, तो types of development banks are, सबसे पहला है IFCI 1948। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। तो अब इन डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। ओके, सबसे पहला है IFCI, इंटर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको सबकी फुल फॉर्म्स भी पता होने चाहिए, जनरली इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कब आया था, कब स्टैब्लिश किया गया था, 1948 में। फिर आता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI 1955 में, जिसको आप ICICI बैंक भी कहते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1951 में, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI 1990 में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982, 1 जन 1982, नाबार्ड 1 जुलाई में, इसके बारे में स्टडी करेंगे। नाबार्ड 1982 में ही आया था, डेट एग्जैक्ट हम जब पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं IFCI। देखो, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होएगा। जनरली इनके आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। देखो, इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुए थे ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है, जनरली फुल फॉर्म भी हमसे आस्क कर ली जाती है। ओके, सो मेनली इनके आपको डेट्स भी याद रखनी है। जनरली आप तो ईयर याद रखते हो, ईयर याद रखते हो ना, तो डेट्स भी याद रखनी है। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, जो मैं आपको बताया था सीक्वेंस में आया था, उसमें जनरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी कि नाबार्ड पहले आया था या एक्सिम पहले आया था, एक्सिम बैंक पहले आया था, क्योंकि दोनों जो है 1982 में ही आए थे। ओके, तो इसकी डेट एग्जैक्ट याद नहीं थी, तो बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का गलत भी हुआ क्वेश्चन इसी वजह से। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी डेट्स भी आपको याद रखनी है, इसके फंक्शंस भी याद रखने हैं कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। So the IFCI was the first specialized financial institution set up in India to provide term finance to large industries in India. तो IFCI को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि ये लार्ज इंडस्ट्रीज को फंड्स प्रोवाइड कर सके। ओके, इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 1 जुलाई 1948। तो IFCI कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 जुलाई 1948 अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1948। तो 1948 के इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग IFCI को बनाया गया था, डेवलप किया गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके फंक्शंस क्या हैं, मेनली फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसके जो मेनली फंक्शंस हैं वो है फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग,
इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को एक्सपेंड करने के लिए, उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए जो उनको लोन देना था वो कौन प्रोवाइड करता था? IFCI। फॉर रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंसर्न, अगर हमको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना है उसके लिए जो लोन लेना है उसको कौन प्रोवाइड करता था? IFCI। फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न इन सम एक्सेप्शनल केस, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है ये नॉर्मली इसमें डील नहीं करता था, ये प्रोवाइड नहीं करता था, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस के अंदर जो है IFCI इसके रिगार्डिंग भी लोन प्रोवाइड करता था इंडस्ट्रीज को। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा IFCI के फंक्शंस भी और इसके इंट्रोडक्शन भी रिगार्डिंग जो हमने कब आया था, कब डेवलप हुआ था। अब बात करते हैं IDBI। IDBI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो IDBI केम इनटू बीइंग ऑन 1 जुलाई 1964। ओके, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एज ए डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इट्स हेडक्वार्टर एज एट मुंबई। तो आपको पता होना चाहिए कि IDBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। IDBI का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। इट इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, इट कंटिन्यूज एट DPI टिल 2004 व्हेन इट वाज ट्रांसफर्ड इनटू ए बैंक। तो 2004 में इसको बैंक में ट्रांसफर किया गया था। पहले स्टार्टिंग जब हुई थी तो ये एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जब 2004 में इसको बैंक में कन्वर्ट कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अप्रैल 2005 IDBI बैंक लिमिटेड वाज फाइनली एमलगमेटेड विद IDBI लिमिटेड एंड वाज नोन एज IDBI लिमिटेड। इट इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है एज गवर्नमेंट हैज अबव 70% होल्डिंग इन दिस बैंक। तो पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की इसमें कितनी होल्डिंग है। गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो 70% से ऊपर जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की है इसके अंदर। ओके, तभी ये गवर्नमेंट सेक्टर बैंक कहलाता है। फंक्शंस कौन कौन से हैं? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। तो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। टू प्रमोट इंस्टीट्यूशन एंगेज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट भी करते हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एंगेज हैं। टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस फॉर प्रमोशन मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी की जो नई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है इंडस्ट्रीज के अंदर उसके लिए फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। टू अंडरटेक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च। तो रिसर्च फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ओके, इन फंक्शंस में जनरली मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कौन सा बैंक परफॉर्म करता है। तो ये रिसर्च फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, अब बात करते हैं सिडबी। सिडबी क्या है, कब आया था सिडबी? फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1990। तो 1990 में सिडबी आया था। फुल फॉर्म इसकी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थ्रू इट वाज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ IDBI। तो IDBI की जो है ये फुली ओन्ड सब्सिडरी है, इसका पता होना चाहिए आपको। जो सिडबी है वो IDBI की सब्सिडरी है। ओके, प्रेजेंटली द ओनरशिप इज हेल्ड बाय 33 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड इंस्टीट्यूशंस। तो 33 इंस्टीट्यूशन इसके अंदर जो है इसके अंदर इसकी ओनरशिप है। इट इज हेडक्वार्टर इन लखनऊ। तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। IDBI का कहाँ पे है? मुंबई में है। फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करते हैं? टू इनिशिएट स्टेप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। ओके, ये क्या करते हैं? जितनी भी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको क्या करते हैं? मॉडर्नाइज करती है। ओके, टू एक्सपेंड द चैनल्स फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ SSCI सेक्टर। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर के जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है उनको प्रमोट करने का काम भी करती है, उनको मार्केटिंग करने का काम भी करती है सिडबी इंस्टीट्यूशन जो है। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री स्पेशली इन सेमी अर्बन एरियाज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड देयर बाय चेकिंग माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अर्बन एरिया। तो ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जनरली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जिसमें ज़्यादा लोग जो है वर्क करते हैं, उनको प्रमोट करने का काम करती हैं, उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करती हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है। तो नाबार्ड जो है इज एन अपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया हैविंग हेडक्वार्टर बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, मुंबई। एंड अदर ब्रांचेस जो है ऑल ओवर द कंट्री हैं। इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 12 जुलाई 1982। तो इसको कब एस्टैब्लिश किया था? 12 जुलाई 1982। और एग्जिम कब हुआ था? 1 जन 1982। दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, इन दोनों का पता होना चाहिए। बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। NABARD is the apex institution in the country which looks after the development of the cottage industry, small industry and village industry and other rural areas and industries. तो जनरली जो नाबार्ड है उसको डेवलप किया ही इसलिए गया था ताकि वो रूरल के जो एरियाज हैं उनको डेवलप कर सके, रूरल की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप कर सके। ओके, तो इसलिए जो लोन जनरली प्रोवाइड करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, विलेज इंडस्ट्रीज को एंड अदर रूरल इंडस्ट्रीज को ये लोन प्रोवाइड करता है, उनके एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प करता है नाबार्ड बैंक जो है।
ओके, इसके मेन फंक्शंस कौन से हैं? अंडरटेकिंग मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस बाय इट। ओके, तो ये मॉनिटरिंग करता है जितने भी प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस करे हुए हैं। रीफाइनेंसिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंस द रूरल सेक्टर। रेगुलेट करता है इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द रूरल इकोनॉमी, जो रूरल इकोनॉमी को, जो इंस्टीट्यूशन रूरल इकोनॉमी की हेल्प कर रहे हैं, उनको फाइनेंस अवेलेबल करवा रहे हैं, उनकी हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी टू द इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट, तो ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि रूरल एरियाज में वर्क कर रहे हैं। रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द आरआरबीज, तो आरआरबीज को रेगुलेट करता है कौन सा बैंक? नाबार्ड बैंक, ना कि आरबीआई। ये इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आरआरबीज जितने भी हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? रीजनल रूरल बैंक को कौन रेगुलेट करता है? यहाँ पे नाबार्ड आता है, ना कि आरबीआई। तो आरबीआई कभी भी आरआरबीज को रेगुलेट नहीं करता है। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें जो पूछी जाती हैं कई बार। अब आता है एक्जिम डेवलपमेंट बैंक, तो नाम से पता लग रहा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज एक्जिम बैंक, वाज सेटअप इन 1 जैन 1982 में इसको सेटअप किया गया था। इट इज़ द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर फॉरेन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड का ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इट वॉज प्रीवियसली ए ब्रांच ऑफ द IDBI, तो ये सबसे स्टार्टिंग जब हुई थी तो ये IDBI की ही एक ब्रांच थी, बट एज द फॉरेन ट्रेड सेक्टर ग्रू इट वॉज मेड इनटू द इंडिपेंडेंट बॉडी, लेकिन बाद में इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया था। The main function of the Export and Import Bank of India is to provide financial and other assistance to importers and exporters of the country. तो मेन फंक्शन इसका यही था कि ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता था जितने भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर थे हमारे कंट्री के, एंड इट ओवरसीज एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन नेटवर्क इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर, तो उन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प करता था जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। ओके, द अल्टीमेट एम इज टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, तो अल्टीमेट एम इसका यही था कि फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की हेल्प करना, जिससे हमारा फॉरेन ट्रेड क्या हो, इंक्रीज हो। ओके, मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही था। चलिए अब बात करते हैं ICICI। ओके, ICICI क्या था? स्टार्टिंग में एक कंपनी के फॉर्म में आया था, फिर बाद में इसको बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वाज एस्टैब्लिश इन 1955 एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर इंडियन कंपनी एक्ट फॉर डेवलपिंग मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इसको पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं बनाया गया था, ये प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता था। इस चीज़ का आपको इंपॉर्टेंट चीज़ इसका पता होना चाहिए कि ये जो है प्राइवेट सेक्टर की जितने भी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करने के काम करता था। इनिशियली इट्स इक्विटी कैपिटल वाज ओन्ड बाय कंपनीज, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स, बट एट प्रेजेंट इट्स इक्विटी कैपिटल हैज बीन ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन। पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में इसकी जो इक्विटी कैपिटल है, शेयर्स जो है परचेज कर रखे हैं, जैसे बैंक, LIC, CIC एंड इट्स एसोसिएट कंपनीज। इन मार्च 2002 द ICICI वाज मर्जर विद द ICICI बैंक, तो 2002 में जो है ICICI जो कंपनी थी उसको बैंक में मर्ज कर दिया गया था। सो फाइनली एक बैंक बन चुका था। ओके, चलिए मेजर फंक्शन कौन कौन से थे? ये जो है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता था, बोथ इन रुपी एंड फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी में भी लोन प्रोवाइड करता था जो ये ICICI बैंक था। पार्टिसिपेटिंग इन इक्विटी कैपिटल एंड इन डिबेंचर, तो इक्विटी कैपिटल में भी पार्टिसिपेट करता था और डिबेंचर में भी पार्टिसिपेट करता था। अंडर राइटिंग का फंक्शन भी ये परफॉर्म करता था, बैंक ICICI जो है अंडर राइटिंग का फंक्शन भी परफॉर्म करता था। न्यू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, अंडर राइटिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये अंडर राइटिंग क्या है? जिस कंपनी के जो शेयर्स अगर मान लो नहीं किसी ने इन्वेस्ट करा तो वो क्या करते थे, अंडर राइटर्स उनके शेयर्स को क्या कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे, कुछ कमीशन ले गए। ओके, जैसे कि कंपलसरी होता है कि आपको 90% कम से कम आपके शेयर्स जो हैं जिसमें पब्लिक इन्वेस्ट कर सके। अगर नई कंपनी एक शेयर्स इशू कर रही है तो ये जरूरी होता है कि 90%, कुछ लिमिट होती है 90%, जनरली यही होती है 90% आपके शेयर कम से कम जो है कैप्चर कर लेनी चाहिए पब्लिक ने, और अगर नहीं कर सकते तो आप नए शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, इसलिए जो है अंडर राइटिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं कई बैंक्स। ओके, बचे हुए शेयर्स मान लो 70% पब्लिक ने इन्वेस्ट कर लिया, 20% आपकी अभी भी लिमिट रह रही है, तो 20% जो है हम अंडर राइटर्स के थ्रू वो क्या कर लेते थे, परचेज कर लेते थे कुछ कमीशन लेके। ओके, सो ये होती है अंडर राइटिंग। गारंटी टू सप्लायर्स ऑफ इक्विपमेंट एंड फॉरेनर्स लोन, तो गारंटी का फंक्शन भी परफॉर्म करता था कि अगर आप कोई लोन प्रोवाइड कर रहे थे तो उसकी गारंटी भी बैंक लेते थे। ICICI जो बैंक है ये लेता था। ओके, चलिए लास्ट जो है SFC, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब SFC क्या है? IFCI की ही स्मॉल ब्रांच कह सकते हैं। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 18 SFC, हर एक स्टेट में जो है एक SFC आपको मिलेगा। टोटल जो है 18 SFC हैं, हर स्टेट में नहीं है SFC। तो एट प्रेजेंट जो है there are total 18 SFC, out of which 17 SFCs were established under the SFC Act 1951। 17 जो थे 1951 एक्ट के अकॉर्डिंग ही उनको एस्टैब्लिश कर दिया गया था, एक जो था वो बाद में आया था। The SFC came into to be organized in individual states after the enabling central act to the effect came into force in August 1952। Okay, so the SFC came कब आई थी? ये
इन अगस्त 1952। आपको इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है, इनको डेट पता होना चाहिए, आपको इसकी फुल फॉर्म्स पता होना चाहिए, इसके फंक्शन पता होना चाहिए। तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो इनमें और कुछ भी नहीं है। द शेयर कैपिटल हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द आरबीआई एंड द आईडीबीआई, शेड्यूल्ड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर। तो इसमें जितने भी कैपिटल लगाई हुई थी तो किस किस का हिस्सा है उसके अंदर? आरबीआई का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, आईडीबीआई का है, शेड्यूल बैंक्स का है, इंश्योरेंस कंपनीज का है एंड अदर्स, और अदर्स बचे हुए प्राइवेट भी हो सकते हैं। सो अब वेरियस फंक्शन, इसके थ्रू फंक्शन कौन कौन से किए गए थे? एसएफसी जो था लोन प्रोवाइड करता था फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो जनरली जो था एसएफसी जो है स्मॉल स्केल सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता था ताकि वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज कर सके। द एसएफसी हेल्प फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स हुज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व डू नॉट एक्सीड 3 करोड़। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिस इंडस्ट्रीज के क्या चीज़ है, पेड अप कैपिटल जो है 3 करोड़ से एक्सीड नहीं है, रिजर्व और पेड कैपिटल जो मिला के 3 करोड़ से एक्सीड नहीं है, उनको ही लोन प्रोवाइड करता था, उन्हीं की हेल्प करता था। द एसएफसी अंडरराइट्स न्यू स्टॉक शेयर्स डिवेंचर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो ये भी अंडरराइटिंग का फंक्शन परफॉर्म करता था। द एसएफसी गारंटी लोन्स, तो गारंटी का फंक्शन भी परफॉर्म करता था। रेज्ड इन द कैपिटल मार्केट बाय शेड्यूल्ड बैंक्स, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स टू बी रीपेबल विद इन 20 ईयर्स। जो 20 ईयर्स में जिसको रीपेबल करना होता है उसकी गारंटी का फंक्शन भी परफॉर्म करता था एसएफसी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेनली मैंने आपको चीज़ें बताई दी हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करेगा अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप एनटीए की, नेट की, कॉमर्स की या मैनेजमेंट की या पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जो है इसके रिगार्डिंग मैं लेक्चर लेके आने वाला हूँ इसी चैनल पर। हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो। फॉलो मी ऑन अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। तो अगर नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो। ऑलरेडी 4 वीडियोस में डाल चुका हूँ, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।